की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ, जहां आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। स्पेशल विमान से तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। आतंकी तोवर राणा को एनआईए ने कस्टडी में लिया। एनआईए हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा तोवर राणा को एनआईए ने पालम एयरपोर्ट लेकर पहुंची। अमेरिका से तोवर राणा का हुआ प्रत्यार्पण। आतंकी तोवर राणा को एनआईए ने कस्टडी में लिया। एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया तोवर राणा को एनआईए पालम एयरपोर्ट लेकर पहुंची। आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। आतंकी तोवर राणा को एनआईए कस्टडी ने में लिया है। आतंकी राणा को एनआईए ने कस्टडी में लिया। अमेरिका के से प्रत्यार्पण किया गया है आतंकी राणा का। तोवर राणा को दिल्ली लाया गया है। स्पेशल विमान से तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। दिल्ली से खबर, आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। आतंकी तोवर राणा को एनआईए कस्टडी में लिया। अमेरिका ने तोवर राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पण करके लाया गया है। दिल्ली से खबर, आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। अमेरिका से तोवर राणा का हुआ प्रत्यार्पण। अमेरिका में तोवर राणा का हुआ प्रत्यार्पण।
दिल्ली से खबर, आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। तोवर राणा को एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है। अमेरिका से तोवर राणा का प्रत्यार्पण हुआ है। आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश से अगर बात करें हम तो एक बड़ी जीत है, क्योंकि 26/11 का मुख्य आरोपी राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पण कर भारत लाया गया। फिलहाल उससे एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया और हेडक्वार्टर की ओर ले गई है। पर विशाल तोवर राणा को लेकर एक अलग तरीके की भारत की चिंताएं थी और इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के का जो तासीर है उसको भी इस प्रत्यर्पण से मापा जा सकता है या मापने की तैयारी है। और इसमें सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण कि इसके तमाम जो कूटनीतिक राजनीतिक घटनाक्रम इसमें जुड़े हुए हैं। मुंबई कांड का यह मुख्य आरोपी है और जो मुंबई कांड के बाद जो पूरा इसने प्लान किया था, हेडली का जो पूरा मसला था, हेडली और इसके बीच बड़े गंभीर संबंध रहे हैं और ये जो मुंबई कांड से ठीक 2 दिन पहले ये भारत छोड़कर चला गया था, तो बहुत मोस्ट वांटेड था, भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और एनआईए ने इसे अपने अभी पालम एयरपोर्ट में कस्टडी में ले लिया है। पूछताछ की जाएगी। बहुत तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अमेरिका में तोवर राणा और उसके पैरोकार ने बहुत सारी कोशिश की कि इसका भारत प्रत्यर्पण ना हो, तो अगर और अंततः भारत सरकार ये प्रत्यर्पण कराने में कामयाब रही है। ये बड़ी कामयाबी भारत सरकार की है और भारत के लिए तोवर राणा के मायने क्या है, न्यायिक दिशा में एक बड़ा कदम है। 26/11 मुंबई हमलों के जख्म अभी भी ताजा हैं और राणा का प्रत्यर्पण भारत को इस हमले में पीछे की पूरी साजिश बेनकाब करने का मौका देगा। और जहां तक डेविड कोलमैन की बात है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा जो टूल के रूप में डेविड कोलमैन हेडली ने पूरा चीजों को मैनेज किया था और अब वास्तव में जो राणा का प्रत्यर्पण वो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। हेडली से जुड़ाव राणा का रहा है, हेडली का करीबी है। हेडली पहले ही कह चुका है कि उसने पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर तैयबा के निर्देश पर राणा से मदद ली थी और पूरी तरीके से ये मसला है। और एक और अगर तोवर राणा का भारत प्रत्यर्पण एक और मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की भूमिका को एक्सपोज करने का मौका भी मिलेगा। राणा से पूछताछ में आईएसआई की भूमिका और पाकिस्तान सरकार की मिली भगत के सबूत भी एनआईए को मिल सकते हैं। इससे भारत की न्यायिक प्रतिष्ठा वैश्विक तौर पर भी एक और मजबूत होगी और न्यायिक साख को भी मजबूत करता है कि एक अमेरिकी अदालत ने
सबूतों के आधार पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बिंदु दर्शकों के लिए बड़ा जानना महत्वपूर्ण है कि भारत की न्यायिक प्रतिष्ठा और बड़ी है कि सबूतों के आधार पर अमेरिका की एक अदालत ने राणा को भारत के हवाले करने को मंजूरी दी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका की भूमिका की बात अगर करते हैं तो अमेरिका ने अपने यहाँ राणा को सजा देने के बावजूद भारत के साथ सहयोग का संकेत दिया है राणा के प्रत्यर्पण को कराकर। यह भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को यह जानकारी दी। हालांकि राणा के प्रत्यर्पण में समय लगना, कई सालों तक ये कानूनी प्रक्रिया चली, यह दिखाता है कि अमेरिका मानवाधिकार और कानून के शासन के सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। यानी कि वहां पर सारी चीजें, मानवाधिकारों और जो कानून के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरीके से टेस्ट करके, परीक्षण करके ही कोई फैसला लिया जाता है। और तहूर राणा का प्रत्यर्पण भी इन्हीं सब कसौटियों पर कसकर किया जा रहा है, मतलब हो गया है। और अगर भारत की आंतरिक राजनीति के दृष्टिकोण से इसको देखें तो सरकार के लिए क्रेडिट लेने का बड़ा मौका है कि ये मुंबई कांड अपने आप में दुनिया हिल गई थी। और तब के विपक्ष, जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लचर व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। अब वही लोग जो विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सरकार में है, तो उनके लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रेडिट लेने का, ये खास तौर पर उनको क्रेडिट इस बात का मिलेगा, इसका पॉलिटिकल लाभ भी होगा। इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी कूटनीतिक जीत, सरकार अपनी कूटनीतिक जीत बताकर भारतीय जनता पार्टी को लाभ इससे मिल सकता है, यह दर्शाते हुए मोदी सरकार ये राणा का प्रत्यर्पण, ये इस बात को लेकर भी प्रचारित किया जाएगा और है भी कि मोदी सरकार आतंकवादियों को नहीं छोड़ती। और ये लगातार विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर तंज कसता रहा है कि 26/11 के तहूर राणा का क्या हुआ, तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण यह है। और विपक्ष भी इसमें क्रेडिट ले रहा है। विपक्ष का दावा है कि अगर वो दबाव नहीं बनाता तो शायद राणा नहीं आता। अगर राणा को लाकर उसके जरिए पाकिस्तान के साथ साजिश के ठोस सबूत नहीं आते हैं तो दूसरा पहलू यह भी है कि विपक्ष सरकार के नियत और क्षमता पर भी बाद में सवाल उठा सकता है। तो राणा से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। विशाल सर, अगर देखें हम जिस तरीके से भारत ने जो 5 बड़े कदम उठाए, 2011 में लगभग एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 8 साल बाद यानी 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा का प्रत्यर्पण की मांग की। 10 जून 2020 को अस्थायी पर गिरफ्तारी की मांग की गई। 21 पे आधिकारिक तौर पर भारत तरफ से कहा गया कि हमें प्रत्यर्पण करके राणा को दीजिए। 2024 में एक बार ये अर्जी खारिज भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से रिश्ते अच्छे होना शुरू हुए, अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो भारत ने सबूत पेश किए 2024 में, उसके आधार पे उनकी भूमिका, राणा की जो भूमिका थी इस पूरे आतंकी हमले में, उसको पाया गया और उसी के आधार पर अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें यहाँ पर प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। तो लगभग 14 साल की मेहनत भारत की तरफ से की गई कि नहीं, एक आतंकवादी है जो जहाँ का कुख्यात आतंकवादी मोस्ट वांटेड, उसको भारत लाने के लिए। हाँ, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि इसमें जो प्रयास हैं वो लगातार होते रहे और इसको भारत ने छोड़ा नहीं। भले ही वो बीच बीच में स्लो डाउन होते रहे, फिर पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और सरकार में नोक-झोंक होती रही, लेकिन इसका फायदा हुआ कि जब विपक्ष ने इस मुद्दे को सामने रखा है तो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है या यूं कहें मजबूर किया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब राणा के जरिए भारत पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है कि वह 26/11 के बाकी आरोपियों के खिलाफ भी अपने यहाँ कार्रवाई करे या किसी तरीके से उनको जो आरोप उन पर है उस पर मुकदमा चलाकर उन पर एक्शन ले। पाकिस्तान पर फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाओं में फिर से शिकंजा कर सकता है। अब इसको लेकर बहुत सारी चुनौतियां और शंकाएं भी हैं। एक बड़ा सवाल है कि क्या राणा भारत सरकार आकर सच्चाई उगल देगा, क्योंकि इतना सरल तो है नहीं। और राणा जैसा मास्टरमाइंड व्यक्ति जो मुंबई जैसा हमला करवा सकता है या उसका मास्टरमाइंड है 26/11 का जो आतंकी हमला था मुंबई में, तो क्या वो बहुत आसानी से उसका प्रत्यर्पण होने के बाद वो एनआईए को बता देगा कि हाँ जी मैंने ऐसा ऐसा किया था, फला जी ढिका जी इसमें थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। या
फिर वह चुप्पी साधेगा और मामला खिंचता रहेगा, इसकी भी आशंका है। एक और बड़ा सवाल है कि क्या उसे निष्पक्ष मुकदमा चलेगा, यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठ सकते हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद पर कार्रवाई की नीति बदलेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और इसमें मुझे नहीं बहुत उम्मीद दिख सकती, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करता रहेगा। लेकिन राणा के प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान पर मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर दबाव पड़ेगा। विशाल सर, अभी एक जगह पूछा गया पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं शफाकत अली खान, उन्होंने कहा कि देखिए वो लगभग 2 दशकों से अपनी पाकिस्तानी जो दस्तावेज है उनको रिन्यू नहीं कराया था। वो पूरी तरीके से कनाडा के नागरिक हो चुके थे। अब तो उनसे पाकिस्तान ने दूरी बना ली जब उनको पता चला कि प्रत्यर्पण हो गया है भारत में। अब भारत लगातार अब प्रेशर बनाएगा, क्योंकि चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो या कहीं से भी, अगर वहाँ का पाकिस्तान का नागरिक है, भारत में किसी संदिग्ध गतिविधि में या किसी भी देश की गतिविधि में अगर वो शामिल है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की मांग अब और तेज बढ़ जाती है पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि अब लेकिन ये सब पता लगते ही वहाँ का विदेश मंत्रालय, वहाँ का प्रवक्ता बयान जारी कर रहा है कि 20 सालों से उन्होंने अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए हैं। क्या सिर्फ इससे मात्र साबित हो जाएगा कि वो पाकिस्तान की टच में नहीं है? कल पाकिस्तान इस तरीके के झूठ फरेबी बयान देता रहा है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर तैयबा और वहाँ जो लाल मस्जिद है लाहौर की, वहाँ जहाँ से आतंकवादी नेटवर्क चलता है, पूरा हक्कानी नेटवर्क चलता है, तो वो पूरा एक तरीके से काबिज है। और पाकिस्तान में अगर देखें तो इमरान खान की गिरफ्तारी, उनको जेल में डालना, उनकी पार्टी की की जो मान्यता रद्द कर देना, वो इमरान खान ने भी ISI के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ISI और आतंकवादी संगठन ये मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान स्वीकार कर लेगा कि हाँ, तहवीर राणा से जो मोस्ट वांटेड भारत का आतंकवादी है, भारत के लिए आतंकवादी मोस्ट वांटेड है, कि वो पाकिस्तान में, हाँ जी, पाकिस्तान से बड़े उसके संबंध हैं, और वो पाकिस्तान ये स्वीकार कर लेगा। जाहिर सी बात है कि वो अपना फेस सेविंग करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन अब महत्वपूर्ण भूमिका जो है भारत की एजेंसियों की है कि वो क्या निकलवा पाते हैं और वो कितना ऑथेंटिक होता है, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को उन सबूतों के आधार पर घेर सके। ये जो मुंबई का हमला था 26/11 का, सैकड़ों जाने गई थी, आज भी हम सब बतौर पत्रकार हम सब ने उसको देखा, और आज भी हमको ऐसा लगता है, रूह कांप जाती है वो दृश्य जब हम मन में उस दृश्य की कल्पना भर कर लेते हैं। तो वास्तव में बड़ी चुनौती है कि राणा से उगलवा के वो चीजें सामने लाई जाएं। मुझे उम्मीद है कि भारत की जो एजेंसियां हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं और वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए आपका। यमुनानगर के हमीदा हेड के पास नहर सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। पिछले 3 दिनों से यहां पर नहर सुखाने को कार्य किया गया है, जिसका खामियाजा जलीय जीव जंतुओं को अपनी जान देना पड़ रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में पानी में रहने वाली मछलियाँ, केकड़ा व अन्य जीव जंतु मर रहे हैं। स्थानीय लोगों से बात करने पर बताया गया कि यहाँ पर काम कर रहे ठेकेदार अपनी मनमानी से कार्य कर रहे हैं। मछलियाँ पानी सूखने की वजह से खुले में आ गई हैं, जिनको लोग पकड़ रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं, और कुछ सड़ कर मर रही हैं, जिनकी वजह से यह बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। पंजाब के होशियारपुर के हल्का मुकेरिया गांव में बलहड़ा में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपने ही बेटे की नवविवाहिता पत्नी यानी बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उक्त व्यक्ति ने अपनी बहू को बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उस विषय पर जानकारी देते हुए पीड़ित लड़की ने बताया कि उसका विवाह 3 साल पहले गाँव बहलका में हुआ था। मेरे पति जर्मनी में रहते हैं। 2 साल पहले मेरी सास की मौत हो चुकी, जिसके बाद घर में मैं और मेरे ससुर विक्रम सिंह अकेले रहने लगे। उसके बाद से मेरे ससुर विक्रम सिंह मुझ पर गलत नज़र रखने लगे। उन्होंने पहले भी कई बार अश्लील हरकतें की हैं, लेकिन हर बार उसे नज़रअंदाज किया। वहीं इस मामले में दसूहा थाना SHO हरप्रेम सिंह ने बताया कि उक्त पीड़ित लड़की के बयानों के आधार पर हमने विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ससुर विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਐਲਆਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 54 ਡੇਟਡ 7/4/25 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 115 ਜਿਮਨ 2 74/75 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈਗਾ ਸਨ ਆਫ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੱਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ साड़ी हिरासत में है। अंबिकापुर से खबर, तेज आंधी तूफान ने मचाया तबाही, कहीं पेड़ तो कहीं छप्पर उखड़ कर गिरे। बीती रात रिमझिम बारिश के साथ तेज आंधी तूफान, सरगुजा के रघुनाथपुर में कई घरों में नुकसान, एल्वेस्टर सीट सहित खंबे उखाड़ दिए गए। रघुनाथपुर क्षेत्रवासियों का हुआ भारी नुकसान। एल्वेस्टर सीट सहित खंबे उखड़ गए। सरगुजा के रघुनाथपुर में कई घरों में बारिश, कई पेड़ तो कहीं छप्पर उखड़ कर गिरे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे। प्रोटोकॉल से मिली जानकारी के अनुसार सीएम दोपहर 12:50 पर मगर लोड ब्लॉक के परसवानी पहुंचेंगे, जहां कार द्वारा मधुबन धाम रांगकटी जाएंगे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और कंवर पैकरा समाज की महासभा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम शाम 4:50 पर रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। खबर पंकाजोर से है, जहां पीवी 116 में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका आज शुभारंभ होगा, जिसकी मां बासंती दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजन किया गया। सुबह जो 7 दिन तक होने वाला है, जिसकी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पूजा समिति बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस कार्यक्रम के लिए दूर दूर से लोग कथा सुनने आते हैं। यहाँ पर भागवत कथा की आयोजन बसंती दुर्गा पूजा 116 में होता है। उसके उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 7 तारीख माने 7 दिवसीय जो पूजा था, उसमें 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम था।
सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद कवि सम्मेलन, उसके बाद बाकी बंगाली संस्कृत यात्रा बोलता है उसको। और आज से आपका 16 तारीख तक 7 दिवसीय भागवत कथा है और ये समिति के माध्यम से किया जा रहा है। किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है भागवत? बासंती पूजा, PB 116 बासंती पूजा उपलक्ष्य में किया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, सूत्रों के हवाले से UPRNN से बड़ी खबर। UPRNN में चल रहा है टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर UPRNN में चल रहा है टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। बांदा में 100 बेड हॉस्पिटल का टेंडर हुआ मैनेज। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। GM समीर गुप्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर रामफल ने किया खेल। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, UPRNN में बड़ा खेल चल रहा है। UPRNN में चल रहा है टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल। 18 करोड़ का टेंडर सिर्फ 1% के अंतर पर कराया गया मैनेज। सूत्रों के हवाले से यह खबर। अपने चहेती फर्म को कमीशन लेकर दिलवाया गया काम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सूत्रों के हवाले से UPRNN में बड़ा खेल। UPRNN में चल रहा है टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल। बांदा में 100 बेड हॉस्पिटल का टेंडर हुआ मैनेज। GM समीर गुप्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर रामफल ने किया खेल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां UPRNN में चल रहा है टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल। 18 करोड़ का टेंडर सिर्फ 1% के अंतर पर कराया गया मैनेज। अपने चहेती फर्म को कमीशन लेकर दिलाया गया काम। सूत्रों के हवाले से खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। UPRNN में चल रहा है जबरदस्त खेल। टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल चल रहा है UPRNN में। बांदा में 100 बेड हॉस्पिटल का टेंडर हुआ मैनेज। GM समीर गुप्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर रामफल ने किया खेल। हमीरपुर से खबर है, ट्रेन से कटा अधेड़, हुई दर्दनाक मौत। ट्रेन की तेज टक्कर से टुकड़ों में बटा शव। रेलवे ट्रैक पर दूर तक बिखरे दिखे अधेड़ के अंग। रेलवे ट्रैक के पास खड़ी मिली अधेड़ की साइकिल खड़ी मिलने से आत्महत्या किए जाने की आशंका। सुमेरुपुर क्षेत्र के चंदपुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। ट्रेन की तेज टक्कर से टुकड़ों में बटा शव। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है, एलडीए के फर्जी रजिस्ट्री मामले में 8 नए नाम जुड़े। सूत्रों के हवाले से खबर, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने एसटीएफ को भेजी 8 नाम की सूची। एसटीएफ गिरोह के 6 छात्रों को पहले कर चुकी है गिरफ्तार। गैंग ने एलडीए के पोर्टल में हेराफेरी कर बेच चुके हैं 80 प्लॉट। एलडीए की आईटी सेल में तैनात है सभी नियमित प्राधिकरण कर्मी। पोर्टल के जरिए अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट में किया फेरबदल। एलडीए के खाली प्लॉटों की फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचे। 23 फर्जी रजिस्ट्रियां आदि दस्तावेज मिलने की हुई जानकारी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने
एसटीएफ को भेजे 8 नामों की सूची। एसटीएफ गिरोह के 6 छात्रों को पहले कर चुकी है गिरफ्तार। एलडीए की आईटी सेल टीम में नियमित कर्मचारी आरोपी पोर्टल के जरिए अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट में किए फेरबदल। एलडीए के खाली प्लॉटों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचे। एसटीएफ को एलडीए के कुछ बाबुओं के खिलाफ भी मिले थे सबूत। एलडीए वीसी को कराई गई थी जांच में संदिग्ध मिले 12 कर्मचारी। संदिग्ध से पहले भेजे गए थे 4 नाम, नई सूची में 8 नाम शामिल। लखनऊ से खबर, एलडीए की फर्जी रजिस्ट्री मामले में 8 नए नाम जुड़े। एलडीए के आईटी सेल में तैनात हैं सभी नियमित प्राधिकरण कर्मी। गाजीपुर से खबर है, बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश में से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी, गेहूं समेत कई फसलों का नुकसान की आशंका। बारिश से तापमान में गिरावट, गाजीपुर से खबर, बदला मौसम का मिजाज। ग्रेटर नोएडा के वेनिस मॉल में ईडी का छापा, 4 गाड़ियों में पहुंची टीम, मॉल के ऑफिस में कागजात खंगाल रही है टीम। ईडी की टीम ने पहुंचने के बाद मचा हड़कंप। वेनिस मॉल में 2 ग्रुप को लेकर चल रहा था विवाद। मॉल के मालिक सतेंद्र उर्फ मोन्टू बसीन में था विवाद। काफी दिनों से पार्टनरशिप को लेकर चल रहा था विवाद। डीएस ग्रुप व पुलिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, मोन्टू बसीन ने दाखिल की याचिका। मॉल में 2 ग्रुपों में चल रहा था विवाद। मॉल के मालिक सतेंद्र उर्फ मोन्टू बसीन का विवाद। काफी दिनों से पार्टनरशिप को लेकर चल रहा था विवाद। संभल से खबर, मेडिकल बनाने में वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज। युवक ने रिश्वत का वीडियो किया था वायरल। वीडियो का संज्ञान ले सीएमओ ने कराई जांच। अस्पताल में 3 वार्ड बॉय निकले रिश्वतखोर। मेडिकल बनाने के नाम पर वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज। युवक ने रिश्वत का वीडियो वायरल। वीडियो का संज्ञान ले सीएमओ ने कराई जांच। युवक ने रिश्वत का वीडियो किया था वायरल। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज की एफआईआर। कोतवाली क्षेत्र स्थित अस्पताल का मामला। अस्पताल के 3 वार्ड बॉय निकले रिश्वतखोर। सिद्धार्थनगर से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत। 40 वर्षीय मजदूर की आकाशीय बिजली से
हो गई मौत। गौरा मंगुआ गांव का निवासी है मृतक घनश्याम पुत्र त्रिवेणी। मृतक केवटली में कर रहा था मजदूरी पर उस समय रायबरेली से कर गुवाहाटी में तैनात जवान की मौत। 2019 में सेना में सैनिक पद पर हुई थी तैनाती। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। शहीद अंकेश तिवारी का शव पहुंचते मचा कोहराम। तीन भाइयों में सबसे छोटा था शहीद अंकेश तिवारी। लखनऊ से खबर, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में लगी भीषण आग। ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सरोजी नगर के नादरगंज स्थित सूरज इंडस्ट्री की पूरी घटना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सरोजी नगर के नादरगंज स्थित सूरज इंडस्ट्री का ये पूरा मामला। ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सरोजनी नगर के नादरगंज स्थित सूरज इंडस्ट्रीज की ये पूरी घटना। लखनऊ से खबर, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में लगी आग। ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग। ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग। लखनऊ से खबर, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में लगी भीषण आग। ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग। और इसी बीच सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत। मृतक केवटली में कर रहा था मजदूरी। कोरा मंगुआ गांव का निवासी है मृतक घनश्याम पुत्र त्रिवेणी। परसा चौराहे पे काम पर जाते वक्त हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत।
मेरठ से खबर है, बीजेपी पार्षद रविंद्र द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग मामला। पुलिस ने पार्षद रविंद्र को किया गिरफ्तार, साथी फरार। पार्षद को गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए भेजा। दर्जनों साथियों के साथ सूरजकुंड डिपो पहुंचा था पार्षद। आक्रोशित होकर पिस्टल से की थी फायरिंग में लगने से ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल। गिरफ्तार न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी। पार्षद को गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए भेजा गया। देखिए सिविल लाइंस में सूरजकुंड में ये नगर निगम का डिपो है। यहाँ पे आज 12 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे फायरिंग हुई है और एक कर्मचारी को गोली लगी। सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुँच के, जो घायल है उसका नाम अविनाश है, वो कर्मचारी नगर निगम में कूड़ा उठाता है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जिन्होंने फायरिंग की है उनका नाम रविंदर है, वार्ड 18 में पार्षद हैं वो, और उन्हें मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके भी सिर पे चोट आई, जो पूछताछ के दौरान पता चला है कि इन दोनों की ही आपस में कूड़ा गाड़ी को लेके, किसी बात को लेके, कूड़ा उठाने को लेके कहा सुनी हुई थी। जिसके बाद जो पार्षद है वो यहाँ पे डिपो पे आए थे, उसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई। झड़प होने के बाद इन्होंने फायरिंग की है। सफाई कर्मचारी उनका महामंत्री हूँ मैं, रविंद्र पार्षद जी, वार्ड संख्या 18 के। सुबह 2 गाड़ियों पर यहाँ भर के आ रहा है। अपने राजेश जो डिपो प्रभारी हैं उनसे कुछ कहा सुनी हुई। उन्होंने कहा भी काम करा दो, आराम से काम करा दो। इतने काम के बाद भी उन्होंने कहा मुझे काम आज ही चाहिए। उतने अगर उन्हें कहा सुनी हुई तो इतने बाद उन्होंने यहाँ गोली चला दी। एक अपने ड्राइवर के गोली लगी और राजेश भाई के साथ मारपीट करी। और यहाँ कुछ जो कागज़ पत्तर थे उन्होंने यहाँ से फाड़ फोड़ के एक तरफ कर दिए। सब कागज अगर डाल दिए कैसा है तो तुम मुझे नहीं जानते मैं कितना दमंग आदमी हूँ, क्योंकि मैं अवैध वसूली करता हूँ। 18 के अंदर मेरे पास क्या ही केस है और मेरा को आप प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी बीच बाराबंकी से खबर है। खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, 5 साल की बच्ची से 60 साल के व्यक्ति ने किया दुष्कर्म। ग्रामीणों ने व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बच्ची की हालत बनी नाजुक। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ग्रामीणों ने व्यक्ति बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 साल की बच्ची के साथ 60 साल के अधेड़ ने किया है दुष्कर्म। ग्रामीणों ने व्यक्ति को पकड़ा। बच्ची की हालत बनी नाजुक। बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर। इसी खबर पर अधिक जानकारी कर राहुल त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुका है। राहुल, अगर बात की जाए तो एक बहुत ही संगीन घटना सामने आई, जहां पर 60 साल के व्यक्ति ने 5 वर्षीय बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया है। देखिए, इस मामले में जो जानकारी अब मिल पा रही है, इसमें सुधीर नाम का ये व्यक्ति है, सुधीर वर्मा नाम का, जो कि नशे का काफी आदी, मार्फिन का नशा करता है। और आज ये बच्ची को पहला फुसला करके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है उसके पीछे आम की बाग में ले जाकर के दुष्कर्म कर रहा है। दुष्कर्म करने के दौरान ही इसको गांव वालों ने देख लिया, क्योंकि बच्ची की चीख पुकार बहुत तेज थी। और तो जो गांव वालों ने देखा इसको खूब मारा पीटा, पकड़ के पुलिस को दे दिया। लेकिन बच्ची की हालत काफी नाजुक थी। उसको पहले पीएचसी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां के डॉक्टरों ने भी उसको ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न है, क्योंकि वहां पर काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि व्यक्ति हिरासत में है पुलिस की, और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी के लिए। महाराजगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। आनंद से ट्रेलर और बस की आमने सामने हुई भिड़ंत। बस में सवार कई लोग हुए घायल। ट्रेलर चालक की गंभीर हालत। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम। महाराजगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस में सवार कई लोग हुए घायल। ट्रेलर चालक की हालत गंभीर।
पनीरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर आनंद ट्रेलर और बस की आमने सामने भिड़ंत हुई है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम। मेरठ से खबर, कूड़ा उठाने के विवाद में पार्षद ने की ताबड़तोड़ फायरिंग से निगम डिपो में मचा हड़कंप। गोली लगने से निगम का ड्राइवर हुआ घायल। दर्जनों साथियों के साथ सूरजकुंड डिपो पहुंचा था पार्षद। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पार्षद फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वार्ड 18 से पार्षद है रविंद्र सिंह। थाना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सूरजकुंड का ये पूरा मामला। हापुड़ से बड़ी खबर, नगरपालिका अध्यक्ष सहित परिवार के अन्य 7 लोगों पर मुकदमा। दहेज का दर्ज किया गया मुकदमा। पूर्व सीएम व बसपा सुप्रीमो मायावती की भतीजी ने दर्ज कराया मुकदमा। भतीजी एलिस ने 50 लाख दहेज और एक फ्लैट की मांग की लगाया आरोप। पीड़िता ने पति को भी बताया नपुंसक। पति पर बॉडी बनाने को एस्टेरॉयड का इंजेक्शन लेने का भी लगाया आरोप। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर ने दर्ज किया मुकदमा। पुलिस कर रही मामले की जांच। पीड़िता ने पति को भी बताया नपुंसक। कानपुर से खबर, थाना पुलिस गुजैनी को मिली बड़ी सफलता। डीसीपी दक्षिण और एडीसीपी के निर्देश पर मिली सफलता। जरौली इलाके में हुई चोरी का थाना पुलिस ने किया खुलासा। कैमरे के माध्यम से थाना पुलिस ने 4 छात्रों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार छात्रों में राहुल, कपिल, हरभजन और अमन शामिल। पुलिस ने 4 चोरों के पास से चोरी का सामान भी किया बरामद। के अपराध और अपराधियों पर हमारा अभियान लगातार जारी है। 9/4 को एक बंद घर में थाना गुजौनी क्षेत्र में जरौली फेज 2 में एक चोरी हुई थी और इस घटना के बाद FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज करने के पश्चात इसमें हमारी टीमें ACP साहब के नेतृत्व में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसमें हमारी सर्विलांस की टीमें और जो हमारी क्राइम की टीमें हैं थानाध्यक्ष गुजौली के नेतृत्व में सक्रिय हुई और इसमें प्रमुख भूमिका इस केस को वर्कआउट करने में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो कैमरे लगाए गए हैं उनकी रही।
और इसी बीच फतेहपुर से खबर आ रही है। खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पर तेज आंधी और बारिश से फसलों को भारी नुकसान। जोरदार बारिश से किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। फसल भीगने से जताई जा रही भारी नुकसान की आशंका। तेज हवा और बारिश का असर, किसानों की उम्मीदों पर गहरा झटका। बाराबंकी से खबर, किसानों के लिए बारिश बनी आफत। बारिश से गेहूं की फसलें हुई खराब। मौसम ने आज सुबह जोरदार ली करवट। गेहूं की सैकड़ों बीघा फसलें भीग कर हुई खराब। किसानों के अरमानों पर फिर गया पानी। इस समय जोरों पर चल रही थी गेहूं की कटाई। मौसम ने आज सुबह जोरदार करवट ली। किसानों के अरमानों पर फिर गया पानी। इस समय जोरों पर चल रही है गेहूं की कटाई। नुकसान तो बहुत हो रहा है, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं, आज हो कल हो, लेकिन नुकसान तो बहुत सारा हो रहा है सर। यह पूरा गेहूं पड़ा हुआ हमारा, बहुत नुकसान हो रहा है। टमाटर का भी नुकसान है, खरबूजा भी लगाया हुआ है, 2 बीघे है, वो भी नुकसान हो रहा है। हाथरस से खबर है, लाडपुर में क्लिनिक संचालक को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। हाथरस से खबर आपको बताया, लाडपुर में क्लिनिक संचालक को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। मरीज बनकर आए थे बदमाश। बदमाशों ने खुलवाया था क्लिनिक का शटर। नकाबपोश 2 बदमाशों ने की फायरिंग। मरीज बनकर आए थे बदमाश। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। के न्यूज़, खबरों का सारथी।